अभिषेक और मानवी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। गली में चिराग जलाए गए, बैंड बाजे बजे, दावतें हुईं और हर तरफ खुशियों का माहौल था। मानवी के चेहरे पर दुल्हन की लज्जा और नई जिंदगी की प्रसन्नता साफ झलक रही थी। अभिषेक भी बहुत खुश था कि आखिर उसे अपनी पसंद की शालीन और सौम्य स्वभाव वाली लड़की जीवन साथी के रूप में मिल गई है। उसने खुद वादा किया था कि वह मानवीय को हर खुशी देगा और उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने देगा। दोनों का रिश्ता प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ था और शुरुआत में ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी सच में एक खूबसूरत सपना बनने जा रही है। माँ के मन में भी संतोष था कि बेटी की शादी हो गई और अब घर में एक नई बहू आ गई है जो घर के कामकाज में मदद करेगी। शुरुआती कुछ दिनों में माँ ने बहुत स्नेह दिखाया। मानवी को बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर बुलाया। सास ने गले लगाकर कहा, अब यह घर तुम्हारा अपना है, जो चाहे कर सकती हो। मानवी को लगा जैसे वह सचमुच भाग्यशाली है जिसे इतना प्यार और अपनापन मिला है। मानवी ने भी मन लगाकर सबका दिल जीतने की कोशिश की। वह सुबह सवेरे उठती, नाश्ता तैयार करती, पूरे घर की सफाई करती और सबके आराम का ध्यान रखती। जब अभिषेक दफ्तर से लौटता तो वह उसका इंतजार करती, हाथों में चाय का प्याला और चेहरे पर मुस्कान, जैसे दिन भर की थकान एक पल में दूर हो जाती। मगर यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। समय और व्यवहार बदलने लगे। माँ का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वही महिला जो शादी के दिनों में मोहल्ले के हर व्यक्ति के सामने मानवी की तारीफें करते नहीं थकती थी, अब उसी के अस्तित्व से चिढ़ने लगी थी। अगर सुबह नाश्ता थोड़ी देर से बने तो माँ के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती। कपड़ों में जरा सी भी कमी बेशी हो तो आवाज ऊंची हो जाती। मानवी हैरान थी कि यह बदलाव अचानक क्यों आ गया, लेकिन वह दिल को समझाती कि शायद यह समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। पहला बड़ा आघात तब हुआ जब अभिषेक घर का खर्च पूरा करने में असमर्थ होने लगा। माँ ने खुले शब्दों में मानवी को अशुभ कह दिया, जब से यह घर में आई है मेरे बेटे का भाग्य ही डूब गया है। पहले नौकरी गई, अब दिन ब दिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। यह औरत अशुभ है। मानवी के कानों में यह वाक्य किसी गोली की तरह लगा। वह चुपचाप रसोई के कोने में खड़ी रही, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर संयम का पहरा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने यह सीख लिया था कि इस घर में जवाब देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जिनके हाथ में शक्ति है। अब माँ ने उसे नौकरानी की तरह बरतना शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे अलार्म बजता, मानवी उठती, आटा गूंथती, नाश्ता बनाती, सबके कमरे साफ करती और दिन भर काम करती रहती। शाम को अगर वह जरा सा भी बैठ जाती तो ताने सुनने पड़ते, आराम करने आई है, या घर की बहू है, या रानी। अब देवरानी ने भी माँ का साथ देना शुरू कर दिया था और तानों में वह भी शामिल हो गई थी। वह पहले दिन से ही ईर्ष्या करती थी कि एक नई लड़की आ गई है जो शायद सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले। अब जब मानवी पर आरोप लगने लगे तो भाभी के लिए जैसे मौका मिल गया। तानों की धार हर रोज मानवी के दिल को घायल करती। चाय भी मेरे पति की कमाई से पीती है, मजे करो, घर बैठकर राज करो। मानवी ने चाय पीना छोड़ दिया। वह हर दिन कुछ ना कुछ त्यागती गई। पहले अपनी पसंद की बातें, फिर अपने सपने, और अब अपनी खामोशी भी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ेगा। अभिषेक सब देखता था। वह जानता था कि माँ का व्यवहार निर्दयी होता जा रहा है और भाभी के ताने झर जैसे लगते हैं, मगर अब उसके पास कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वह दिन भर नौकरी के लिए बाहर रहता, शाम को थका मांदा घर आता और माँ की शिकायतें सुनता। माँ उसे बार बार याद दिलाती कि वह अपनी पत्नी की वजह से बर्बाद हो रहा है। यह तो तेरे भाग्य में थी ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था। हमने कितनी मेहनत से तुझे पाला और ये आकर सब ले गई। माँ की बातों का असर अभिषेक पर भी पड़ने लगा था। कभी कभी वह खुद भी सोचता कि शायद माँ ठीक कहती है। शायद वाकई मानवी अशुभ है, क्योंकि शादी के बाद से ही जीवन में कोई सुख नहीं आया। मगर जब वह मानवी को रात को चुपचाप रोते हुए देखता तो उसका दिल टूट जाता। वह जानता था कि मानवी जैसी लड़की कभी बद्दुआ नहीं देती, बस अंदर ही अंदर टूटती जाती है। एक दिन ऐसा भी आया जब माँ ने मानवी को सबके सामने डांटना शुरू कर दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा था। क्या यही सीख कर आई हो? अपने घर से तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मानवी ने नजरें झुका ली, आंखों से आंसू बह निकले।
मगर शब्द ना निकले। अभिषेक पास ही बैठा था, मगर कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप देखता रहा, जैसे अब उसके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं, या जैसे सच बोलना अब बहुत महंगा हो गया हो। उस दिन के बाद मानवी की नींद भी चली गई। वह रात को कमरे में आती, चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। अभिषेक उसे देखता, मगर कुछ पूछ ना पाता। जब वह उसका हाथ पकड़ता तो वह मुस्कुरा कर कहती, मैं ठीक हूं, और करवट बदल लेती। इन खामोश रातों में उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। माँ दिन ब दिन कठोर होती गई। ऐसा लगने लगा जैसे रिश्ते अब सिर्फ जबरदस्ती का नाम रह गए हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि जिस पति पर मानवी ने सब कुछ छोड़ दिया था, वही अब चुपचाप सब सहता जा रहा था। उसकी खामोशी मानवी के दिल में घाव बनकर जमती जा रही थी। बारिश का मौसम था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मानवी के माथे पर पसीना था। शरीर थका हुआ, आंखें बोझिल और सांसें कांप रही थीं। उसे बुखार हो गया था, मगर सुबह सवेरे माँ की आवाज फिर गूंज उठी, क्या अभी तक बिस्तर पर पड़ी है? उठ, सबके नाश्ते का वक्त हो गया है। क्या यह कोई होटल है? मानवी ने धीरे से आंखें खोली। गला सूख चुका था, टांगों में कंपकंपी थी, मगर वह जानती थी कि यहां बीमारी कोई बहाना नहीं है। उसने धीरे से उठकर दुपट्टा ओढ़ा और घिसटते कदमों से रसोई की ओर बढ़ गई। गैस जलाई, चाय चढ़ाई, पराठे बनाने शुरू किए। बार बार आंखों के सामने धुंध छाने लगती, मगर हाथ नहीं रुके, क्योंकि अगर एक बार रुक गई तो ताने तूफान बन जाएंगे। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर, नजरों में तिरस्कार। इतनी सी बात पर बुखार चढ़ गया। अभी से नाज उठवाओगी? हमारे घर की औरतें तो 3-3 दिन बुखार में खेतों में काम करती थीं। और एक तो है कि घर के काम से भी भाग रही है। मानवी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं और रोटियां सेकती रहीं। भाभी कमरे से बाहर निकली, उंगलियों से बाल समेटती हुई, और जैसे ही मानवी की हालत देखी, हंस पड़ी तो बुखार में भी काम कर रही है। वाकई सेवा भावना से भरी बहू है। बस जरा सी चाय भी मेरे पति की कमाई से पीती है। बाकी सब कुछ खुद कर दिया। रोटी बनाने के लिए मानवी के हाथ रुक गए, पलकों के कोने भीग गए, मगर आंख से कोई आंसू नहीं गिरा। सहनशीलता की अंतिम सीमा थी, मगर जुबान फिर भी शांत रही। उसने बस खुद से कहा, चाय छोड़ दी, पर इज्जत कैसे छोड़ दूं? अभिषेक उस वक्त तक कमरे में ही था। माँ की बातें वह रोज ही सुनता था। अब वे आवाजें नई नहीं लगती थीं। वह भीतर ही भीतर शर्मिंदा होता, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता कि जाकर कुछ बोल सके। वह जानता था कि अगर बीच में आया तो माँ का गुस्सा और बढ़ जाएगा, और मानवी को और बातें सुननी पड़ेंगी। इसीलिए वह चुप रहा, बिस्तर पर लेटा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानवी ने अपना सारा काम पूरा किया, बर्तन धोए, फर्श साफ किया, और फिर जाकर रसोई के कोने में बैठ गई। बुखार और चढ़ चुका था, हाथ कांपने लगे थे। उसी वक्त माँ ने फिर आवाज दी, चाय ला दे, मैं थक गई हूं। मानवी फिर से उठी, कप उठाया, चाय डाली, अम्मा के पास जाकर रखी और वापस जाने लगी तो माँ ने रोक लिया। रुक, जरा सुन, कपड़े धोने हैं, बाथरूम साफ करना है, और विनू की फाइल भी निकाल कर रख देना। वो शाम को आ रहा है। और सुन, मायके फोन मत करना, हम यहां तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए काफी हैं। मानवी ने बस सिर हिलाया और कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वह गिरना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहां गिरने का मतलब था हमेशा के लिए नीचा दिखाया जाना। अभिषेक दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल भीतर से टूट रहा था, मगर होंठ शांत थे। जब मानवी पास से गुजरी तो उसने धीरे से उसका बाजू पकड़ा। कुछ खा लो और दवा ले लो। मानवी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। पैसे नहीं है दवा के लिए। यह वाक्य जैसे अभिराज के सीने में तीर बनकर उतर गया। उसकी जेब वाकई खाली थी। पिछले महीने के बाद से काम नहीं मिला था, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी माँ को दे दिए थे। उसे लगा था कि माँ घर का खर्च चला लेंगी, मगर अब समझ में आया कि माँ के लिए मानवी का खर्च खर्च ही नहीं था। उसी शाम मानवी ने हिम्मत करके माँ से कुछ पैसे मांगे। माँ, दवा ले लूं? बहुत बुखार है। माँ का जवाब वहीं पुराना, तुम्हें रोज कोई ना कोई बहाना चाहिए। अगर तुम्हारी दवाइयां लाने लगे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। ये सब नाटक बंद करो। मानवी चुपचाप पलट गई। दवा की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसने पानी पिया और लेट गई। शरीर में आग सी लग रही थी, पर कमरे में सन्नाटा था। अभिषेक पास बैठा था। उसने मानवी का हाथ पकड़ा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ा सा, और सब्र करो।
ये एक ऐसा रोजनामचा था जिसका हर पन्ना शर्मिंदगी की बेबसी और तकलीफ से लिखा जा रहा था। और हर दिन वह औरत जो किसी समय सपने लेकर इस घर में आई थी, अब खुद से नजरें चुराने लगी थी। शायद वह खुद अपनी ही नजरों में खो चुकी थी। मानवी को बुखार आए, कई दिन हो चुके थे। ना तो दवा मिली, ना ही आराम। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती और रात को थके हुए शरीर के साथ बस एक प्रार्थना करती, हे भगवान, कोई रास्ता निकाल दे। अभिराज उसकी हालत देख रहा था, लेकिन अपनी बेबसी में जकड़ा हुआ था। वह हर दिन काम की तलाश में निकलता, दफ्तर दफ्तर भटकता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। घर में पैसों की तंगी, मां की कड़वाहट और मानवी की खामोश पीड़ा ने उसके दिल पर बोझ डाल दिया था। एक दिन उसकी मुलाकात एक दोस्त से हुई जो दुबई से आया था। वह बड़ी सहजता से कह रहा था, भाई, विदेश में मेहनत करो, लेकिन बदले में सम्मान, पैसा सब कुछ मिलता है। यहाँ रहकर क्या कमाओगे? ना इज्जत है, ना रोजगार। वहां कम से कम खुद पर गर्व तो होता है। यह बात अभिषेक के दिल को छू गई। वह जानता था कि यह जिंदगी जिसे वह जी रहा है, असल में जीना नहीं, घुट घुट कर जीना है। वह खुद को मानवी के सामने अपराधी समझने लगा था। उसकी आंखों में झांकना अब मुश्किल हो गया था। वह जो रोज दूसरों पर रोटियों के लिए निर्भर थी, जो दवा के लिए मां की डांट सहती थी, उसके साथ ऐसा होता देखकर अभिषेक अंदर से टूट रहा था। कई रातों की नींद हराम होने के बाद एक सुबह अभिषेक ने मां से बात की। मां, मैं बाहर जाने का सोच रहा हूं। यूके में काम की उम्मीद है। पैसे आएंगे तो सबका भला होगा। मां की आंखें चमक उठी। यही तो मैं चाहती थी बेटा, कि तू कुछ बने। यहां क्या रखा है? बाहर जा, पैसे कमा, हमें भी सम्मान दिला, घर को संवार। अभिषेक ने धीरे से कहा। मां, मानवी को भी साथ ले जाऊंगा। जब वहां ठीक से बस जाऊंगा, उसे यहां तकलीफ में छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मां ने तुरंत बात काट दी। अभी तो खुद का ठिकाना नहीं है। हर बहू की चिंता मैं करूंगी, तू सिर्फ अपनी जिंदगी बना। अभिषेक ने मानवी से बात की। कमरे में सन्नाटा छा गया। मानवी ने सुना लेकिन चुप रही। वह कुछ कह ही नहीं पाई, सिर्फ इतना बोली, जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें हमारी भलाई है तो जाओ, मैं इंतजार करूंगी। उसकी आवाज में विश्वास कम और धैर्य अधिक था। अभिषेक ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूं, तुम्हें इस सब से निकाल लूंगा। जब पैसे आएंगे, अपना अलग घर लेंगे। तुम्हें यहां एक दिन भी और सहना नहीं पड़ेगा। मानवी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन यह वादे उसे सपने जैसे लगे। सपने जो वह रोज देखती थी, लेकिन हर सुबह फीके पड़ जाते थे। कुछ हफ्तों बाद अभिषेक के कागजात पूरे हो गए। मां, जो बहू की दवा के लिए एक पैसा देने को तैयार नहीं थी, बेटे को विदेश भेजने के लिए अपने गहने तक बेच बैठी। वीजा आ गया, टिकट बुक हो गई। मां ने खुशी से घी के दिए जलाए, मोहल्ले में मिठाइयां बांटी और सबसे कहा, मेरा बेटा अब विदेश जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वही मां जो हर वक्त नाराज घूमती थी, अब हर समय मुस्कुराती थी। देवरानी भी मीठा बोलने लगी, जैसे सब लोग अभिषेक की विदाई को अपनी सफलता मानने लगे। लेकिन मानवी की दुनिया और सिमट गई। उसके लिए अभिषेक सिर्फ पति नहीं, उसकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की एकमात्र किरण था। और अब वह भी जा रहा था। विदा की रात अभिषेक मानवी के पास बैठा और उसे एक पर्स थमाया जिसमें कुछ रुपए थे। यह थोड़े पैसे हैं जो मैंने बचाए हैं, दवा ले लेना, अपना ख्याल रखना, मां से डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मानवी ने पैसे नहीं देखे, सिर्फ उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि अभिषेक मजबूर है, वह उससे प्रेम करता है, लेकिन यह प्रेम अब दूरी की कैद में जा रहा है। सुबह जब अभिषेक ने एयरपोर्ट की ओर कदम बढ़ाए, मां आनंदित थी। दोस्त और परिचित विदा कहने आए थे। मानवीय दरवाजे के पीछे खड़ी थी, चुपचाप और उदास आंसू बहा रही थी। जहाज उड़ गया। मां के सपने अब आसमान तक पहुंच गए थे और मानवी वो एक बार फिर अकेली रह गई। वादों के सहारे और सपनों के बोझ तले उसे यह नहीं पता था कि यह पर्दा दूरी कितना लंबा चलेगा और यह फौसला कितने दर्द लाएगा। लेकिन वह चुप रही, जैसे अब सीख चुकी थी कि सहन करना ही उसकी किस्मत है। इंग्लैंड की ठंडी हवा, अनजानी भाषा और नए लोगों के बीच जब अभिषेक ने पहली बार कदम रखा, तो दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। वो सब कुछ पीछे छोड़ आया था, अपने सपने, बीवी की आंखों का दर्द और मां का झूठा आत्मसम्मान। अब सिर्फ एक चीज उसके सामने थी, कमाई। वो दिन रात एक करके काम करने लगा। कभी किसी गोदाम में डिब्बे उठाना,
कभी होटल में बर्तन धोना, कभी बारिश में पार्सल पहुंचाना। थकान से बदन टूट जाता, लेकिन दिल को सुकून रहता कि अब वह किसी पर बोझ नहीं, बल्कि किसी की उम्मीद बन रहा है। हर महीने वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा माँ को भेजता, ताकि घर में शांति रहे, मानवी को सहारा मिले और जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। शुरू के कुछ महीनों में जब वह घर फोन करता, तो माँ की आवाज खुशी से भरी होती। बेटा, तूने हमारी किस्मत बदल दी। तेरा भेजा हुआ पैसा आ गया है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभिषेक सुनता और सोचता, शायद अब मानवी को भी सुकून मिला होगा। शायद माँ ने अपना बर्ताव बदल लिया होगा। शायद अब वो पुराने जख्म भर चुके होंगे। लेकिन जब भी वह मानवी से बात करना चाहता, माँ का कोई ना कोई नया बहाना होता। सो रही है, थक गई है, बाजार गई है, भाभी के यहाँ है, बाद में बात करवा दूंगी। शुरू में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया। विदेश की थकान, अकेलापन और समय की कमी ने सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। मगर एक दिन वो बहुत बेचैन हो गया। दिन भर की थकान के बाद उसने माँ से कहा, माँ, बस मानवी से 2 बातें करवा दो। बहुत दिन हो गए। उसकी आवाज सुने हुए माँ ने ठंडी सांस ली और बोली, बेटा, अभी तो वह मंदिर गई है, तेरे लिए ही प्रार्थना मांगने जाती है। ये बात अभिषेक के दिल में शक बनकर उतर गई। मानवी की चुप्पी अब अस्वाभाविक लगने लगी थी। अगली बार कॉल पर उसने पूछा, माँ, क्या मानवी मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्या सब ठीक है? माँ का लहजा बदल गया। तू विदेश में बैठा है, सब कुछ ठीक देखना चाहता है। यहाँ के हालात तो हम भुगतते हैं। वो लड़की अब नखरे दिखाती है, रूठी रहती है, और तू तो बस पैसे भेजता है। घर के मसले तुझे क्या मालूम? अभिषेक को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे हमेशा माँ की बातों पर भरोसा रहा था, मगर अब दिल कुछ और कहने लगा था। अगली बार उसने पैसे मानवी के नाम से मनी ऑन ऑर्डर किए। दिल में उम्मीद थी, शायद वह खुश हो जाएगी, शायद कोई पत्र या फोन आए, कोई धन्यवाद, कोई नमस्ते ही सही। लेकिन सिर्फ चुप्पी मिली। फोन किया तो माँ बोली, अब बीवी के चक्कर में माँ को नजरअंदाज करोगे? वो खुद ही कुछ नहीं बोलती, तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? अभिषेक का मन उलझन में पड़ गया। क्या मानवीय सच में खुश नहीं है, या कुछ छिपाया जा रहा है? लेकिन हर बार वह अपने आप को समझाता नहीं। माँ, हमें झूठ क्यों बोलेंगी? वो तो सब कुछ संभाल रही है, शायद मानवी ही बदल गई है। विदेश में समय बीतता गया। अभिषेक की कमाई बेहतर होने लगी। उसने कपड़ों की एक दुकान में पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली, जहां उसे थोड़ा सम्मान मिलने लगा। वो खुद को एक नया इंसान महसूस करने लगा, मजबूत, जिम्मेदार और कुछ कर दिखाने वाला। मगर दिल में एक कमी अब भी थी। मानवी की आवाज, उसकी बातें, उसकी खैरियत, दिन रात मेहनत के बावजूद वह अकेला था। रूम के एक कोने में लेटकर वह रात को फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश का इंतजार करता, मैं ठीक हूं। मगर वह संदेश कभी आया ही नहीं। उसने एक दिन खुद से वादा किया कि इस बार बिना मानवी से बात किए फोन नहीं रखूंगा। उसने समय निकाला, दिल को मजबूत किया और माँ को फोन किया। माँ, मानवी से बात करवाइए। अभी माँ के लहजे में वह नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। क्यों हर बार जिद करता है? तू वह किसी काम से बाहर गई है, तुझे क्यों चैन नहीं आता? सब कुछ ठीक है, न पैसे समय पर मिल रहे हैं, न अब पत्नी की इतनी फिक्र है, तो ले आ उसे यहां। अभिषेक चौंक गया। माँ के शब्दों में छिपा ताना बहुत साफ था। वह एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, माँ, बस उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। इसमें क्या गलत है? माँ ने व्यंग से कहा, अभी तो तू परदेश गया है और दिल वहीं लगा बैठा है। जब यहां था तब इतनी फिक्र नहीं थी तुझे, अब सब याद आ रहा है। ये सुनकर अभिषेक का दिल कांप उठा। माँ का यह रवैया नया नहीं था, मगर इस बार सख्त जरूर था, जिसने शंका की पहली लहर को जन्म दे दिया। वह सोचने लगा, अगर वाकई मानवी खुश है, जैसा माँ बताती हैं, तो फिर बात करने से क्यों रोका जा रहा है? हर बार कोई नया बहाना क्यों? हर बार एक नई दीवार क्यों? अगले दिन अभिषेक ने भाभी को फोन किया। कई दिनों बाद पहली बार बात हुई। भाभी, मानवी कैसी है? भाभी ने बात को टालने की कोशिश की। सब ठीक है भाई, घर वैसे ही चल रहा है, मानवी एक काम में व्यस्त रहती है। अभिषेक ने दबाव डालते हुए कहा, मेरी उससे बात करवा दीजिए, आपसे छिपकर कुछ नहीं मांग रहा। भाभी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, भाई, बात करवाने के लिए वो कुछ कहने की हालत में होनी चाहिए ना। कभी कभी तो वो जैसे खुद में ही गुम हो जाती है।
चुप अलग और मामा अब पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई है। यह शब्द अभी राज पर जैसे बिजली बनकर गिरे। वो जो ख्वाब देख रहा था कि मानवीय अब सुकून में है, वो सब झूठ था। जो पैसे वह हर महीने भेजता था, वह सिर्फ माँ की शान पर खर्च होते थे। मानवी तक तो वे पहुंचते ही नहीं। उस रात अभिषेक ने करवटों में बिताई। कमरे की दीवारें उस पर तंग हो रही थीं। उसके भीतर एक शोर उठ रहा था जो किसी सुकून की तलाश में भटक रहा था। मानवी की आवाज उसकी खामोशी से भी ज्यादा बोलने लगी थी, जैसे हर लम्हा, हर सांस अभिषेक से एक ही सवाल कर रही हो। कहाँ हो तुम? अगले दिन काम पर भी मन नहीं लगा। वह उलझा उलझा रहा। ख्याल बिखरे हुए थे। बातों का मतलब समझ नहीं आता था। वापसी पर दोस्त ने पूछा, सब ठीक है ना? अभिषेक ने बस इतना कहा, पता नहीं या शायद नहीं। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ से कुछ फिसल रहा है और वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा। ना ही समझ पा रहा था कि असली सच क्या है। और यही शंका की पहली लहर थी जो आने वाले तूफान की आहट बन चुकी थी। लंदन की बारिशों ने उस रोज भी अभिषेक को भिगो दिया था, लेकिन इस बारिश से ज्यादा वह दर्द था जो उसके अंदर बह रहा था, जो हड्डियों तक उतर गया था। कई दिनों से नींद नहीं आई थी। दिल किसी अनजाने डर से जकड़ा हुआ था। हर बार जब माँ से बात होती, शक की सुई और गहरी हो जाती। भाभी के कहे वो चंद शब्द, वो तो खुद में गुम हो गई है माँ, अब और सख्त हो गई है। अब सिर्फ शब्द नहीं रहे थे, ये बेरहम हकीकत की ओर इशारा करते थे। जितना वह इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतनी ही यह बातें उसके ख्वाबों में उतर आती। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वह अचानक उठ बैठा, मोबाइल उठाया और टिकट की वेबसाइट खोल ली। बिना किसी योजना के, बिना किसी को बताने के, बस एक ही इरादा था, वापस जाना है। सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। मानवी की आंखों में देखना है कि वह कैसी है। उसे किसी को बताने की जरूरत ही नहीं लगी। माँ को बताया तो शिकायतों की बौछार हुई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब अचानक आने की क्या जरूरत है? परदेश में मेहनत करो, यहीं की फिक्र करो। अभिषेक ने छोटा सा जवाब दिया, बस आना चाहता हूं, कुछ दिन की छुट्टी ली है। माँ के लहजे में छिपे डर को अब वह पहचान चुका था। वह लहजा अब बदला हुआ था। मोहब्बत के पर्दे में छिपी बेचैनी थी। वह माँ जो हमेशा उसके आने की प्रार्थनाएं करती थी, अब उसके अचानक आने परेशान क्यों हो गई? यही सवाल अब अभिषेक की शंका को यकीन में बदलने लगा। टिकट कंफर्म हुई, सामान्य बांधा, और 3 साल बाद वह हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने वाला था। वही एयरपोर्ट, वही सड़कें, मगर अभिषेक की आंखें अब कुछ और तलाश कर रही थीं। टैक्सी में बैठते ही उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे चाहता हो रास्ता छोटा हो जाए, क्योंकि अब हर लम्हा एक सदी जैसा लग रहा था। घर का दरवाजा खुला तो सामने माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। अरे मेरे बच्चे आ गया, कोई सूचना तो दी होती। अचानक आ गया। अभिषेक ने माँ को गले लगाया, मगर उसकी झप्पी ढीली थी। उसमें एक अजीब सी बेरुखी थी जिसे माँ छुपाने की कोशिश कर रही थी। और बेटा समझने लगा था। अभिषेक ने इधर उधर नजर दौड़ाई। मानवीय कहाँ है? माँ ने झिझकते हुए कहा, वो अंदर है, शायद सो रही है। आज सुबह से थकी हुई लग रही थी। अभिषेक बिना जूते उतारे मानवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मानवी बिस्तर पर लेटी थी, गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और शरीर जैसे निश्चल पड़ा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि जैसे संवेदना शेष नहीं बची थी। अभिषेक की सांसें थम गई। वह धीरे से पास जाकर बोला, मानवी। मानवी ने आंखें खोली। पहचानने में कुछ पल लगे, और जब पहचाना तो होठों पर मुस्कान नहीं आई, बस आंखों से आंसू बहने लगे। अभिषेक ने उसके हाथ पकड़े। वो हाथ जो कभी कोमल हुआ करते थे, अब रूखे हो चुके थे। क्या हुआ तुम्हें? यह सब कैसे हुआ? मानवी ने कुछ नहीं कहा, बस अभिषेक की ओर देखा और नजरें झुका लीं। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस थकावट थी, वह चुप्पी जो सब कुछ कह जाती है। अभिषेक की पीठ पीछे माँ की आवाज आई, देख बेटा, यह बच्ची तो है ही, ऐसी बात कम करती है, अपनी दुनिया में रहती है। हमने तो बहुत कोशिश की इसे खुश रखने की, पर पता नहीं इसे कब क्या बुरा लग जाता है। अभिषेक ने माँ की ओर देखा, जैसे सालों का हिसाब लेने वाला हो। माँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस
2 दिन रहने दो, सब समझ आ जाएगा। माँ के चेहरे पर पसीने की हल्की सी परत उभर आई। उन्होंने बात को हंसी में टालने की कोशिश की। हाँ हाँ, तू थका हुआ है, आराम कर, मैं खाना लगवाती हूँ। मगर अभिषेक अब जान चुका था कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बताया गया था। वह हर दीवार, हर चुप्पी, हर अदा को पढ़ने लगा था। मानवी की आंखों के नीचे गहरे धब्बे, दुबला पतला शरीर, खामोश हंठ, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस पर समय के साथ अन्याय भी हुआ है और उसकी आवाज भी दबा दी गई है। अभिषेक के आने से घर का माहौल बदल गया था। माँ ज्यादा बोलने लगी थी, हर वक्त नरमी दिखाती। भाभी हंस हंस कर बातें करती, जैसे सब कुछ सामान्य है। मगर अब अभिषेक, वो भोला अभिषेक नहीं रहा था। उसने दुनिया देखी थी, झूठ पहचानने लगा था और अब वह सच्चाई जानने का संकल्प लेकर आया था। यह सिर्फ वापसी नहीं थी, यह हिसाब की शुरुआत थी। एक खामोश लेकिन निर्णायक मोड़। अभिषेक को आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन चैन का एक पल भी नसीब नहीं हुआ था। हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब सा लगता था। माँ की बेवजह की नरमी, भाभी की अस्वाभाविक हंसी और सबसे ज्यादा मानवी की लगातार खामोशी। वह न तो अभिराज से आंखें मिला पाती, न मन की बात कह पाती। जैसे कोई गहरी चोट अंदर तक लग चुकी हो, जिस पर अब केवल चुप्पी की पट्टी बांधी गई हो। रात को जब सब सोने चले गए, अभिषेक को नींद नहीं आ रही थी। उसने कई बार करवटें बदली, मगर बेचैनी शरीर में उतर आई थी। अचानक उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने दबे पांव कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वह उठा और धीरे से दरवाजे से झांका, लेकिन गलियारा खाली था। वह रसोई की तरफ बढ़ा। शायद किसी को पानी की जरूरत हो, मगर वहां भी कोई नहीं था। बस एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई रात छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसका ध्यान मानवी के कमरे की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और एक मध्यम सी रोशनी अंदर से झांक रही थी। दिल में एक अनजाना डर लिए वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे से खोला और जो दृश्य उसने देखा, उसके पांव वहीं थम गए। मानवीय फर्श पर लगभग बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों पर गहरे नीले निशान थे, माथे पर एक पुराना घाव और पैरों पर पुराने जख्मों के निशान साफ बता रहे थे कि यह सब एक दिन की बात नहीं है। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था और उसकी सांसें अनियमित चल रही थीं। अभिषेक तेजी से आगे बढ़ा। मानवी, ये तुम्हें क्या हुआ? उसने मानवी को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह होश में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे और चेहरा बिल्कुल फीका। अभिषेक पानी का गिलास लाया और उसके होठों से लगाया। मानवी ने थोड़ा पानी पिया और धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ पल तो उसे पहचानने में दिक्कत हुई, फिर जैसे होश की एक हल्की लहर दौड़ी। उसने अभिषेक को देखा। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी का एक अजीब सा मिश्रण था। तुम क्यों आए? उसकी आवाज बहुत ही धीमी और कमजोर थी। अभिषेक का दिल कांप उठा। वह लड़की जिसने हमेशा मजबूती दिखाई थी, आज पूरी तरह टूट चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? बोलती क्यों नहीं हो? मानवी ने नजरें नीची कर ली। होठों से कोई शब्द नहीं निकला, बस खामोश रही। फिर धीरे से बोली, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम दूर थे, मेहनत कर रहे थे, और यहां कुछ भी तुम्हारी मां के खिलाफ कहने को नहीं था। अभिषेक पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा हो। मां, यह सब मां ने किया है। मानवी ने बस आंखें बंद कर लीं, जैसे अब और कुछ कहना उसके लिए असहनीय हो। अभिषेक की नजरें एक एक घाव पर रुक रही थीं। नीले निशान, खरोचे, कमजोर शरीर, हर निशान एक लंबे अत्याचार की कहानी कह रहा था। उसे अपनी माँ के वह शब्द याद आने लगे, वो तो बस खामोश रहती है, नखरे दिखाती है, दिल नहीं लगता। घर में अब उसे सब कुछ एक जाल लग रहा था, एक ऐसा जाल जो उसकी माँ ने बुना था, जिसमें मानवी को धीरे धीरे कैद किया गया। उसकी आवाज छीनी गई, उसके अस्तित्व को मिटाया गया। अभिषेक ने मानवी को बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया और उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक शब्द था, माफ करना। मानवी ने मुश्किल से आंखें खोली। माफ करने की बात नहीं है अभिषेक, बस अब मैं यहां और नहीं रह सकती। अभिषेक का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। यह वही घर था जहां उसने मानवी को प्यार और उम्मीद दी थी, और आज वही लड़की उस घर से आजादी मांग रही थी। लेकिन अब वह जानता था, वक्त आ गया है। सच्चाई, इंसाफ और फैसले का अब कोई पर्दा बाकी नहीं था। मानवी की हालत देखने के बाद अभिषेक के दिल में एक आग सी जल उठी थी। वह पूरा दिन चुप रहा, किसी से कोई सवाल नहीं किया,
लेकिन हर बात, हर हरकत को गौर से देखता रहा। अब उसे एहसास हो चुका था कि सच्चाई उससे बहुत समय से छिपाई जा रही थी। लेकिन अब भी एक और झटका बाकी था। एक ऐसा झटका जो दिल में शक की आग को और भड़का गया। सुबह जब वह मानवी को आराम में देखकर बाहर आया, तो माँ रसोई में काम कर रही थी। अभिषेक चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। माँ ने सामान्य तरीके से नमस्ते किया, चाय सामने रखी और धीमे स्वर में बोली, बेटा तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? अभिषेक ने नजरें नहीं उठाई, बस संक्षेप में जवाब दिया, मानवी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने एक पल के लिए चाय का चम्मच थामा, फिर रख दिया, जैसे कोई खास बात कहने की तैयारी कर रही हो। बेटा, अब एक बात कहना चाहती हूं, अगर बुरा ना मानो। अभिषेक ने मां की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में वह पुरानी चालाकी साफ नजर आ रही थी, जिसे अब अभिषेक पहचानने लगा था। मैं तो पहले दिन से समझ गई थी कि वो लड़की कुछ ज्यादा सीधी नहीं है। तुझे पता है ना, जब तू बाहर था, वो अक्सर मायके जाने की जिद करती थी, फिर कभी दिन भर खामोश रहती, रात को मोबाइल पर किसी से बात करती थी। हमें शक हुआ, लेकिन बर्दाश्त करते रहे। आखिर तेरी इज्जत का सवाल था। अभिषेक को एक पल लगा समझने में कि बात किस दिशा में जा रही है। वह कुछ देर मां को खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मां, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। मां ने चेहरे पर अफसोस जताते हुए कहा, बेटा मैं तो बस यह चाहती हूं कि तू होशियार रहे। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन घर में अगर गलत राह आ जाए तो कुछ नहीं बचता। मैंने कई बार देखा है मानवी को चुपचाप रोते हुए या मोबाइल पर धीमी आवाज में किसी से बात करते हुए, और जब मैं कमरे में जाती तो वह फौरन मोबाइल छुपा लेती थी। अभिषेक की आंखों में एक बार फिर उलझन उभर आई। दिल में सवाल उठने लगे, क्या वास्तव में ऐसा कुछ था जिसे मानवी छिपा रही थी, या यह सब एक नई चाल थी? मां बोलती रही, मैं तो सहन करती रही बेटा कि कहीं तेरा घर न टूट जाए, पर अब तू स्वयं आ गया है तो स्वयं देख ले, समझ ले, मानवीय तेरे योग्य नहीं है। अभिषेक की उंगलियां मुट्ठी में कसने लगी। उसने अपनी आंखों के सामने मानवी की घायल अवस्था को दोबारा याद किया। वे नीले निशान, खामोशी व थका हुआ चेहरा, और फिर दिल से केवल एक ही आवाज आई, झूठ। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मां, एक बात कहूं, मैंने अपनी आंखों से उसके शरीर पर मारपीट के निशान देखे हैं। मैं जानता हूं वह मुझसे कुछ छिपा रही है, लेकिन वह कुछ गलत नहीं कर रही। वह केवल सह रही है, आपसे, इस घर से, इस वातावरण से, और अब आप उसके चरित्र पर संदेह कर रही हैं। मां एक क्षण के लिए चुप हो गई, जैसे अभिषेक की बात ने उन्हें झकझोर दिया हो, लेकिन तुरंत संभल कर बोली, बेटा मां, कभी संतान का बुरा नहीं चाहती। मैंने जो देखा वही कहा, बाकी तेरी मर्जी। अभिषेक उठ खड़ा हुआ। मां, मानवी का चरित्र आपकी जुबान से नहीं, उसकी आंखों की सच्चाई से प्रकट होता है। वह यदि मेरे बारे में चुप रही, मेरी अनुपस्थिति में भी आपका अत्याचार सहती रही, तो वह किसी और का क्या उल्लेख करेगी? उसकी खामोशी उसकी पवित्रता की गवाही है, और मैं उस पर संदेह नहीं करूंगा। यह कहकर वह पलट गया और मां को वहीं चुप छोड़ गया। कमरे में लौटकर अभिषेक मानवी के पास बैठ गया। उसकी पेशानी पर हाथ रखा। मानवी ने आंखें खोली। उनमें निष्प्राण सा सवाल था। अभिषेक ने धीरे से कहा, अब कोई तुम पर सवाल नहीं उठाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। मानवी की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार उनमें बेबसी नहीं थी, एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे सालों बाद दिल ने पहली बार विश्वास महसूस किया हो। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अभिषेक की बेचैनी कम नहीं हुई। वह जान चुका था कि कुछ बहुत गहरा और बहुत गंभीर छुपाया गया है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी थी। वह हर झूठ, हर हरकत, हर खामोशी और मानवी की आंखों में छिपे हर दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसे किसी ठोस प्रमाण की तलाश थी। कोई ऐसी चीज जो हर शक को मिटा दे, हर झूठ को उजागर कर दे। एक दिन जब अभिषेक मानवी के कमरे में उसका दुपट्टा उठा रहा था, तो अलमारी के नीचे कुछ कपड़ों के साथ एक पुराना मोबाइल फोन निकला। वह हैरान रह गया। मानवी ने कभी किसी फोन का जिक्र नहीं किया था। फोन धूल से भरा था, कई दिनों से बंद पड़ा था। शायद यह वही फोन था जिसका जिक्र मां ने किया था जब उन्होंने कहा था कि वह छिपकर किसी से बात करती है। लेकिन अभिषेक अब हर बात की जांच करना चाहता था। आंखें बंद करके मानने का समय निकल चुका था। उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया और कई घंटे बाद फोन चालू हुआ।
स्क्रीन पर दर्जनों रिकॉर्डिंग्स, नोट्स और वॉइस मैसेजेस थे। दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसने पहली रिकॉर्डिंग चलाई। माँ की आवाज गूंजी, सख्त, तेज और जहरीली। कितनी बार कहा है कि खाने से पहले भाभी का कमरा साफ किया कर, अब दोबारा जुबान चलाकर दिखाना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। शौहर तो तेरा बाहर बैठा है, यहाँ जो रोटी खाती है वह भी मेरे रहम पर है। दूसरी रिकॉर्डिंग में भाभी की आवाज थी, हंसी के साथ। इतनी इज्जत चाहिए तो पर्दे के साथ शौहर से दौलत भी मंगवा लिया कर। यहाँ तेरी औकात बस जूते सीधे करने की है। एक और रिकॉर्डिंग थी जिसमें चीखने की आवाज थी, मानवीय की, जो कह रही थी, बस मुझे थोड़े से पैसे दे दे, दवा के लिए बहुत बुखार है। उत्तर में मां की आवाज थी, ठंडी और निष्ठुर, मर भी गई तो क्या एक मुंह कम हो जाएगा? हमने कोई ठेका नहीं ले रखा तेरा। अभिषेक के हाथ से मोबाइल कांपने लगा। वह एक के बाद एक रिकॉर्डिंग सुनता गया, जैसे हर रिकॉर्डिंग उसके अस्तित्व पर तीव्र प्रहार कर रही हो। उसकी मां, जिसे वह सबसे अधिक मानता था, जो उसकी परवरिश पर गर्व करती थी, वही मां किसी दुश्मन से भी अधिक निष्ठुर साबित हुई। उसे वह समय याद आया जब उसने विदेश से मानवी से बात करने की कोशिश की थी। हर बार मां ने कोई ना कोई बहाना बनाया। कभी कहा वह सो रही है, कभी बाजार गई है, तो कभी कहाँ पूजा पाठ कर रही है। और उधर मानवी उस वक्त माँ और भाभी के अत्याचार सह रही थी, भूखी प्यासी, घायल, अकेली। उसे वह दिन भी याद आया जब माँ ने मानवी के चरित्र पर सवाल उठाए थे, और आज वही माँ अपनी जुबान से अपने अत्याचारों को स्वीकार करती सुनाई दे रही थी। वह बेकाबू होकर जमीन पर बैठ गया, जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कुछ देर बाद वह फोन लेकर मानवी के पास गया। उसने धीरे से मानवी का हाथ थामा और मोबाइल उसके सामने रखा। उसने कहा, तुमने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? मानवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह पहले ही सब कुछ हार चुकी हो। मैंने कहा था, तुम विदेश में थे, मेहनत कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी मां से वंचित हो जाओ। मैं सब कुछ सह लेती। बस तुम सलामत रहो, यही मेरे लिए काफी था। अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मानवी के दोनों हाथ थाम लिए। मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ देखा, सुना, पर चुप रहा। शायद मुझे उसी वक्त बोलना चाहिए था, जब तुमने पहली बार चुप्पी ओढ़ ली थी। मानवी की आंखों में नमी उभरी, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक हल्की थकी हुई मुस्कान थी, जैसे बरसों की पीड़ा के बाद किसी ने उसका दर्द सुना हो। अभिषेक ने एक फैसला कर लिया था। अब वह यह अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेगा, न मानवी के लिए, न अपने लिए। सच अब सामने आ चुका था, पर्दा उठ चुका था। अब चुप्पी नहीं, अब न्याय होगा। मां के सामने वह मोबाइल रखना चाहता था, ताकि हर वह आवाज जो मानवी के आंसुओं में दबी रह गई थी, अब सबके सामने गवाही बन सके। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी, लेकिन अभिषेक की आंखें जाग चुकी थीं। पिछली रात के बाद उसे नींद नहीं आई थी। मोबाइल में रिकॉर्ड की गई आवाजें, वह जहरीले शब्द, मानवी की सिसकी, आंस, उसकी झूठी हंसी, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। कमरे में मानवी नींद में थी। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो बरसों बाद आया था। अभिषेक ने उसके माथे पर हाथ रखा और फिर बाहर आ गया। माँ आंगन में बैठी थी, भाभी पास ही चाय पी रही थी। दोनों हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिषेक उनके सामने खड़ा हो गया और मोबाइल मेज पर रख दिया। आज हम सब सच सुनेंगे। माँ का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। भाभी के हाथ से प्याली गिर गई। अभिषेक ने एक एक रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। हर शब्द, हर चीख, हर ताना अब केवल शब्द नहीं थे, वे नंगी सच्चाई की गवाही थे। माँ बोली, यह सब झूठ है, किसी ने साजिश की है। अभिषेक का लहजा ठंडा लेकिन तीखा था। साजिश मानवी के छोटे हाथ, भूखा पेट, वो भी साजिश थे। यह वही घर है जिसके खर्च के लिए मैं विदेश में दिन रात मेहनत करता रहा, और तुमने मेरी पत्नी को भूखा रखा। माँ कुछ नहीं बोल सकी। चेहरे पर शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि पुराना घमंड था जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अभिषेक ने भाभी की ओर देखा। और तुम बहू होकर बहू के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। उसके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़का। तुम्हारी जुबान के जहर ने उसे तोड़ दिया। मैंने हर वह बात सुनी है जो तुमने उसकी पीठ पीछे कही। भाभी घबरा गई। हम तो मजाक कर रहे थे, उसे समझ नहीं आता। अभिषेक ने हाथ उठाकर बात काट दी। अब मजाक बंद, अब हिसाब होगा। फिर वह चुप हो गया। जहन में सन्नाटा छा गया। बस चाय की प्याली के नीचे एक जलता हुआ दाग बचा था।
रिश्ते का जैसे घर की बुनियादों में लग चुका हो। वह मानवी के पास वापस आया। वह जाग चुकी थी और खामोश नजरों से अभिषेक को देख रही थी। अभिषेक उसके सामने बैठा और नजरें झुकाकर धीरे से कहा, मानवी, तुम पर जो गुजरा वह सिर्फ उनका जुल्म नहीं था, मेरा कसूर भी था। मैंने तुम्हारे आंसू देखे मगर चुप रहा। मैंने तुम्हारी खामोशी को समझा लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा, इस वादे के साथ कि वापस आकर खुशी दूंगा। लेकिन तुम्हारे हिस्से में सब्र आया, बेरुखी आई, और मैं परदेश में खुद को शौहर समझता रहा। मानवी ने नजरें चुराई, जैसे वह उन जख्मों को लफ्जों में छुपाना चाहती हो जो बरसों से चीख भी नहीं सके। अभिषेक ने उसका हाथ थामा। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ यह कि अगर तुम चाहो तो चली जाओ, आजाद हो। इस सबसे मुझसे इस घर से मानवी की आंखों में नमी आई, लेकिन इस बार वह आंसू बोझ नहीं थे। वह बरसों की कैद के बाद आजाद दिल की नमी थी। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने सच देखा, मेरे लिए यही काफी है। अभिषेक की आंखों में पहली बार रोशनी लौट आई, लेकिन वह रोशनी पछतावे के आंसुओं से गीली थी। उसे पता था कि मोहब्बत का कर्ज लफ्जों से नहीं, रवैया से उतारा जाता है। अब वह हर लम्हा, हर दिन मानवी के लिए ऐसा शौहर बनना चाहता था जिसका साया भी उसके जख्मों पर ना पड़े। उस दिन के बाद अभिषेक ने एक छोटा सा फैसला लिया। वह यह घर छोड़ देगा। वह मानवी को एक नए घर, नई जिंदगी और नई इज्जत देगा। मां को माफ जरूर किया, लेकिन उस माहौल को, उस जुल्म को दोबारा अपनी बीवी पर मुसल्लत करने का हक किसी को नहीं दिया। अभिषेक ने वह सब खो दिया था जो कभी रिश्ते के नाम पर मुकद्दस समझता था। मगर अब जो बचा था वह सच था और मानवी का साथ था। यही अब उसकी असल जिंदगी थी। अभिषेक ने उस सुबह मानवी के लिए नया जोड़ा निकाला। सफेद दुपट्टा जिस पर हल्की सी खड़ाई थी, वही जो शादी के बाद पहली बार मानवी ने पहना था। वह जोड़ा बरसों बाद दोबारा निकाला जा रहा था, जैसे एक नया आगाज उसी कपड़े में छुपा हो। मानवी ने आहिस्ता से दुपट्टा ओढ़ा। चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों के बाद किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। अभिषेक खामोशी से नाश्ता बनाने में मशरूफ था। जब मानवी बाहर आई तो वही अभिषेक, जो कभी खामोश, बेबस और उलझा हुआ था, आज पूरे विश्वास, मुतमीन और मजबूत नजर आ रहा था। उसने मानवी के लिए नाश्ता चुपचाप मेज पर रखा, जैसे जबान से नहीं, अमल से मोहब्बत साबित करना चाहता हो। दोपहर के वक्त अभिषेक मां के सामने जाकर बैठा। मां खामोश थी। कल रात के वाकयात के बाद उनके अंदर का गुरूर चकनाचूर हो चुका था। वह जानती थी कि बेटे की खामोशी अब बर्दाश्त नहीं, फैसला बन चुकी थी। अभिषेक ने आहिस्ता से कहा, मां, आप मेरी मां हैं और रहेंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन जिस तकलीफ से मानवी गुजरी है उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। अगर मैं एक और दिन इस घर में रहा तो वह अय्यत फिर लौट आएगी। मां ने नजरें चुराई। शायद उनके पास अब कोई बहाना ही नहीं था, ना कोई इल्जाम। अभिषेक ने फिर कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं मां, मैं आपको माफ करता हूं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मानवी की जिंदगी को इज्जत देना मेरा फर्ज है, और उसके लिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रहा हूं। यह कहते हुए उसकी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन फैसला पत्थर पर लकीर की तरह था। मां ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे अंदर ही अंदर इस अंजाम को अभिवादन कर लिया हो। वह जानती थी कि बेटा अब वह बन चुका है जो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, और शायद वह यह भी जान चुकी थी कि जो कुछ हुआ उसकी कीमत अब तन्हाई की सूरत में ही अदा करनी पड़ेगी। अभिषेक मानवी के पास आया। उसने मानवी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, चलो। मानवी ने अभिषेक की आंखों में देखा। उसकी नजरें पहली बार पूरी यकीन थीं, जैसे सच में अब उसका मुकाम तय पा चुका हो। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, पर अभिषेक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल दी। घर के दरवाजे से निकलते हुए अभिषेक ने एक आखिरी नजर सहन पर डाली। वही सहन जहां मानवी को बरसों जुल्म सहना पड़ा था, जहां उसकी खामोशी दिन रात गूंजती रही, और जहां कभी उसने खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन आज वह सहन उसके कदमों तले था। उसकी मर्जी, उसके हक और उसकी नई जिंदगी की दहलीज। अभिषेक और मानवी ने नया घर लिया, छोटा सादा लेकिन मुकम्मल। वहां कोई ताना नहीं था, कोई हुक्म नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे को सुनना, समझना और इज्जत देना चाहते थे। अभिषेक ने मानवी के लिए वह सब किया जो बरसों पहले करना चाहिए था।
वह सिर्फ शौहर नहीं बना, वह उसका साथी मुहाफिज और हमराज बना। अब वह हर दिन मानवी से सीख रहा था कि खामोशी में कितनी आवाजें छुपी होती हैं, कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और यह कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं देने से साबित होती है। मानवी ने भी धीरे धीरे जीना सीखना शुरू किया। वह दिनों में नहीं, महीनों में खुलने लगी। उसकी खामोशी में अब विश्वास शामिल हो चुका था। वह बातें करती मुस्कुराती और जिंदगी को नई नजर से देखने लगी थी। उसने सीख लिया था कि वह सिर्फ किसी की बीवी नहीं, एक मुकम्मल इंसान है, और वह इज्जत जो बरसों उससे छीनी गई थी, अब उसे वापस मिल चुकी है। अभिषेक ने आखिरकार वह सब सीखा जो उसे पहले ही सीख लेना चाहिए था। इस कहानी में सबक सिर्फ अभिषेक या मानवी के लिए नहीं, हर उस शख्स के लिए है जो परदेश जाने की तैयारी करता है, जो माँ बाप को पैसे भेजकर समझता है कि सब कुछ संभाला जा रहा है। परदेश जाना जुर्म नहीं है, लेकिन परदेश जाकर अपनी आंखें बंद रखना, अपनी बीवी की आवाज, उसका दर्द और उसकी खामोशी का ना सुन पाना, यह गफलत है। अपने घर को, अपने रिश्तों को सिर्फ पैसे से नहीं, वक्त, तवज्जो और मोहब्बत से संभाला जाता है। क्योंकि अगर आंखें बंद रहे तो सच कभी नजर नहीं आएगा, और सच को ना देखने वाला अक्सर बहुत कुछ खो देता है। अभिषेक ने वक्त पर सच देख लिया, और वह देखना ही उसकी नई शुरुआत का पहला कदम बन गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और माया नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।